हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी बायो टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर, जिसमें हम बात कर रहे हैं इवोल्यूशन के बारे में। तो इवोल्यूशन में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है यहाँ पर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक और देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें समझी हैं और आगे के जो टॉपिक हैं उनमें आपको क्या क्या चीज़ें यहाँ पे बता रखी हैं। तो बेसिकली अभी तक अगर हम यहाँ पर एविडेंस की बात करें तो आपने क्या पैलेंटोलॉजी, पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस जो आपका आता है, कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी जो आती है, बायोकेमिकल और फिजियोलॉजी जो आती है, बायोजियोग्राफी और एम्ब्रियोलॉजी, ये सारे आपके क्या हैं एविडेंस है, जिनमें पैलेंटोलॉजी आपने पढ़ लिया, कंपैरेटिव स्टडी आपने कर लिया। कंपैरेटिव एनाटॉमी जब हमने देखी तो हमने क्या बातें की है वहाँ पे, जो होमोलोगस और एनालॉगस जो ऑर्गन है उनके बारे में हमने बात की है। साथ साथ बायोकेमिकल जो एविडेंसेस के बारे में हमने कहा है, जिसमें हमने डीएनए की बात की है, और जो आपके जेनेटिक कोड होते हैं या जो अमाइनो एसिड के लिए जो कोडॉन होते हैं उनके बारे में हमने बात की थी। एम्ब्रियोलॉजी जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और बायोजियोग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम देखते हैं यहाँ पर अडप्टिव रेडिएशन हमारे पास एक टॉपिक आया था। तो स्टार्ट करेंगे अपना टॉपिक, उससे पहले प्रीवियस जो आपके टॉपिक थे वो आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। तो चलिए, हमारा जो टॉपिक था वो यहाँ पर था, एक्चुअली में टॉपिक आपका कहाँ से आया है, बायोजियोग्राफिकल एविडेंस आया है। आपने ऑन द बेसिस ऑफ बायोजियोग्राफिकल एविडेंस दिस कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग प्रोसेस। हमने कहा बायोजियोग्राफिकल एविडेंस जो है इवोल्यूशन के, उन्हें यहाँ पे सॉल्व किया जा सकता है या उन्हें समझा जा सकता है कुछ प्रोसेस से, जिनमें फर्स्ट वन आती है आपकी अडप्टिव रेडिएशन। अडप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या होता है उसे हम एक बार पढ़ लेंगे। आपने कहा adaptive radiation is an evolutionary process in which an ancestral stock give rise to a new species adapted to new habitats and new way of life। आपने कहा adaptive radiation में क्या होता है, जो यहाँ पर एंसेस्टर होते हैं, जो पूर्वज होते हैं, वो नई स्पीशीज को उत्पन्न करते हैं। वो नई स्पीशीज जो एक नए इन्वायरमेंट के लिए खुद को अडप्ट कर लेती है और एक नई लाइफ को क्या करती है वहाँ पे इवॉल्व करती है। ठीक है, एग्जाम्पल्स आर, एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं। आपने कहा डार्विन फिंचेस, आपने डार्विन फिंचेस के बारे में बात की होगी। यहाँ पे डार्विन फिंचेस के बारे में आपने सुना होगा, कई जगह से एग्जाम्पल यहाँ पर आता है। डिफरेंट जो आपके सब्जेक्ट्स होते हैं, हमने कहा क्योंकि वो कनेक्टेड होते हैं, तो आपने कभी ना कभी कहीं ना कहीं किसी सब्जेक्ट में आपने डार्विन फिंचेस की बात की होगी। पढ़ लेते हैं क्या है। आपने कहा डार्विन फिंचेस क्या है, दीज वर स्मॉल ब्लैक बर्ड्स, बहुत छोटी छोटी और ब्लैक कलर की बर्ड्स हुआ करती थी या उस टाइम पे थी, विच डार्विन ऑब्जर्व इन गैलापागोस आइसलैंड। ठीक है, तो आपने कहा एक आइसलैंड है और वहां पर छोटी छोटी ब्लैक कलर की जो बर्ड्स थे उन्हें यहाँ पर नोटिस किया किसने, डार्विन ने। ठीक है, डार्विन तो एक साइंटिस्ट रहे हैं। आपने कहा ही ऑब्जर्व्ड मैनी वेराइटीज ऑफ फिंचेस इन द सेम आइसलैंड। आपने कहा उन्होंने सेम आइसलैंड पे अलग अलग प्रकार की जो फिंचेस थी उनको ऑब्जर्व किया। ऑल वेराइटीज ऑफ फिंचेस हैड इवॉल्व फ्रॉम ओरिजिनल सीड ईटिंग फिंचेस। और यहाँ पर देखा गया कि जो अलग अलग प्रकार की वेराइटी है, अलग अलग प्रकार की जो यहाँ पे क्या है फिंचेस हैं, उनका जो ओरिजिन हुआ है या वो जो इवॉल्व हुई है, यानी कि उनका जो विकास हुआ है वो एक सेम प्रकार के पूर्वज से हुआ है। ऐसी फिंचेस जो कैसी थी, सीड ईटिंग थी, यानी कि बीजों को खाती थी। उन्हीं से क्या हुई है, डिफरेंट टाइप्स की जो फिंचेस हैं वो इवॉल्व हुई है। There was alternation in beak, enabling some to become insectivores and some vegetarian। आपने कहा कि यहाँ पर कुछ अल्टरनेशन देखी गई, कुछ वेराइटीज देखी गई, किसमें, बीक में। बीक आप समझते हैं, जिन्हें हम साधारण भाषा में चोंच कहते हैं। तो ये जो बीक थी यहाँ पर, आपने कहा कि इनमें वेराइटीज थी। आपने कहा अल्टरेशन इन बीक इनेबलिंग सम टू बिकम इंसेक्टिवोर्स, कुछ ऐसी बीक वो मॉडिफाई हो गई हैं कि वो अब इंसेक्टिवोर्स बन गए हैं, यानी वो इंसेक्ट को खा सकती है, वो कीटों को खाने के लिए क्या हो गई है, मॉडिफाई हुई है। कुछ ऐसे आपने देखे जो कैसे थे, वेजिटेरियन थे, यानी कि वो कीटों को नहीं खाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के फिंचेस क्या थे, उनके न्यूट्रिशन हैबिट के बेसिस पे, उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखा गया कि अलग अलग प्रकार की जो क्या है यहाँ पे फिंचेस हैं। Marsupials of Australia, a number of marsupials different from each other evolved from an ancestral stock all within the Australian islands
कॉन्टिनेंट्स। आपने कहा कि यहाँ पे जैसे मार्सुपियल्स हैं ऑस्ट्रेलिया के, वो क्या होते हैं यहाँ पे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, ये एक दूसरे से अलग होते हैं लेकिन ये इवॉल्व हुए हैं एक ही एंसेस्टर से, यहाँ पे इवॉल्व हुए हैं। तो अडप्टिव रेडिएशन का मतलब क्या है, देखो हमने कहा कि यहाँ पर बहुत सारी चीजें हो सकती है, जैसे जियोग्राफिकल जो एविडेंस है उसमें ये है कि या तो जियोग्राफी अलग हो गई है, डिफरेंट हो गई है, यानी कि आपने कहा कि जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था कि कोई जीव है, उनका एक उनके जो ग्रुप है वो वहाँ पे रहता है, धीरे धीरे उनका जो नंबर है वो बढ़ता चला गया क्योंकि वहाँ पे कंपटीशन स्टार्ट हो गया है शेल्टर के लिए, हैबिटाट के लिए, फूड के लिए। तो अब क्या है, वो धीरे धीरे माइग्रेट करना शुरू कर रहे हैं। अब उन्होंने माइग्रेट किया है तो कुछ ग्रुप तो वहीं रुक गया है, कुछ ग्रुप आपने का डिफरेंट जो एरिया है वहां पर चले गए हैं, और ये जो क्रम है ये चलता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एकदम से आपको इवोल्यूशन एकदम से नहीं दिखता है, विद द टाइम दिखता है। यहाँ पे टाइम टेकिंग होता है, टाइम के साथ साथ आपको इवोल्यूशन दिखेगा। आप 10, 15 या 20 साल में ऐसे नहीं कहेंगे कि इवोल्यूशन हो गया है, इसको होने में काफी टाइम लगता है। तो हमने कहा कि जैसे ये चेंजेस हैं, जैसे हमने कहा जो डार्विन की फिंचेस थी, इनमें जो चेंजेस आए हैं कि किसी की जो बीक है वो इस प्रकार से मॉडिफाई है कि वो कीटों को खा पा रहे हैं, कुछ ऐसे हैं कि जो कीटों को नहीं खाते हैं वो वेजिटेरियन है। ये जो चेंजेस है उन फिंचेस में, ये सडन चेंज नहीं था, एकदम से आया हुआ परिवर्तन नहीं था, ये टाइम के साथ आया हुआ परिवर्तन था। अब हमने कहा ये होता है यहाँ पे टाइम टेकिंग, कि टाइम के साथ साथ क्या होता है यहाँ पे चेंजेस आते हैं। अब हमने कहा जैसे यहाँ पे माइग्रेशन की बात हुई तो माइग्रेशन की जो प्रोसेस है वो चलती ही चली गई। अब एक टाइम ऐसा आया है कि जो ओरिजिनल जो उनके पूर्वज जहाँ पर थे और जो उनके नए जो उनके यहाँ पे प्रेजेंट जो जनरेशन है उनके बीच का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो गया है, उनका जो यहाँ पे जियोग्राफिकल डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है। अब जहाँ पर जो नई जनरेशन है वहाँ का इन्वायरमेंट और जहाँ पे एंसेस्टर है वहाँ का इन्वायरमेंट, दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो दोनों में क्योंकि उनके जियोग्राफी डिफरेंट है, क्योंकि उनका इन्वायरमेंट अलग है, तो अब उनमें चेंजेस यहाँ पर देखे जा सकते हैं। तो क्लियर है, इजी है, सारा थ्योरेटिकल है, यहाँ पे थ्योरेटिकल है सारा, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें समझ नहीं आएगी। एक बार पढ़िए अडैप्टिव रेडिएशन क्या होती है और कैसे हमें पता चलता है कि इवोल्यूशन यहाँ पे हुआ है। अब जैसे कि हम डार्विन फिंचेस की बात करेंगे तो हमने कहा क्योंकि ये फिंचेस एक ही जो यहाँ पे एंसेस्टर है वो एक ही प्रकार की फिंचेस से यहाँ पे क्या हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। और वो फिंचेस कैसी थी, वो सीड खाती थी, सीड ईटिंग थी, बीजों को खाती थी। अब क्या हुआ होगा, हम तो बीजों को खाती थी, जैसे जैसे उनका नंबर बढ़ा अब फूड के लिए कंपटीशन आ गया है। क्योंकि फूड के लिए कंपटीशन आया तो फिंचेस ने क्या किया है, यहाँ पे जो इंसेक्ट थे उन्हें खाना शुरू किया। अब जैसे जैसे उन्होंने इंसेक्ट खाना शुरू किया उनकी बीज वैसे ही मॉडिफाई होने लगी। अब वो क्या है, वेजिटेरियन भी यहाँ पर हो गए हैं। इसीलिए हमने कहा कि इवोल्यूशन हुआ है, यानी कि टाइम के साथ साथ यहाँ पे विकास की जो प्रक्रिया है वो हुई है। चलिए एक बार आप लोग इसे रीड कर लेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है वो है यहाँ पे पैरेलल इवोल्यूशन। क्या होता है पैरेलल इवोल्यूशन, आपने कहा पैरेलल इवोल्यूशन रेफर टू इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर्स in two animal groups of common ancestry living in similar habits of different continents. Examples are, पहले एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं फिर चीजों को समझते हैं। The examples are marsupial mammals in Australia show a parallel evolution as they have evolved from a placental mammal. All these closely resemble and look similar to a corresponding marsupial. Refers to independent development of similar character in two animals groups of common ancestry living in similar habitats of different continents. ठीक है, अब देखिए क्या चीजें बोली गई हैं एक बार समझिए। हमने कहा पैरेलल इवोल्यूशन क्या है, इट रेफर्स टू इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर, सेम कैरेक्टर है लेकिन सेम कैरेक्टर क्या है यहाँ पे इन टू एनिमल ग्रुप, दो एनिमल के ग्रुप हैं, एक सेम कैरेक्टर है, दो एनिमल के ग्रुप है और वो जो कैरेक्टर है वो इंडिपेंडेंटली डेवलप हो रहा है यहाँ पे। अब ये जो ग्रुप है यहाँ पे टू एनिमल्स का, ये क्या है, सेम एंसेस्ट्री से बिलोंग करता है, यानी कि इनके पूर्वज यहाँ पे सेम है, सेम हैबिटाट में यहाँ पे रहते हैं। हमने कहा it refers to independent development of similar characters in two animal groups of common ancestry living in similar habitats of different continents. ठीक है, हमने कहा कि यहाँ पे क्या है, सेम एंसेस्ट्री यानी कि एक ही पूर्वज से इवॉल्व हुए दो एनिमल के ग्रुप है
और उनमें जो कैरेक्टर्स डेवलप होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहला एग्जाम्पल आता है, ये वाला पैराग्राफ देखिए। इसमें हमें कहा गया है मार्सुपियल मैमल्स, जो मार्सुपियल मैमल्स हैं किसमें, ऑस्ट्रेलिया में, शोज अ पैरेलल इवोल्यूशन। मार्सुपियल मैमल्स ऑस्ट्रेलिया में जो रहते हैं वो पैरेलल इवोल्यूशन को शो करते हैं, एज दे हैव इवॉल्व फ्रॉम प्लेसेंटल मैमल्स। अब ये कहाँ से इवॉल्व हुए हैं, प्लेसेंटल मैमल्स से इवॉल्व हुए हैं। ऑल दीज क्लोजली रिजेंबल एंड लुक सिमिलर टू कॉरस्पॉन्डिंग मार्सुपियल। अब ये सारे ही क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं, जैसे मार्सुपियल के जैसे दिखते हैं। रेफर टू इंडिपेंडेंट डेवलपमेंट ऑफ सिमिलर कैरेक्टर इन टू एनिमल्स ग्रुप ऑफ कॉमन एंसेस्ट्री लिविंग इन सिमिलर हैबिtat ऑफ डिफरेंट कॉन्टिनेंट। अब एग्जाम्पल क्या, मार्सुपियल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया सोज अ पैर। यहाँ पर आपका फिर से यहाँ पे क्या हुआ है, कॉपी हुआ है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। तो हमने क्या बोला है यहाँ पर, पैरेलल इवोल्यूशन का मतलब है कि दो ग्रुप है और उनमें इंडिपेंडेंटली जो कैरेक्टर्स है वो यहाँ पे इवॉल्व हो रहे हैं। तो सेम आपको क्या करना है, रीड करना है जितनी चीजें, वो आप लोग ये जो पैराग्राफ है उसे पढ़ेंगे और यहाँ पे अच्छे से समझेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको बता रहे हैं दो इमेजेस जिसमें प्लेसेंटल मैमल्स हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स हैं, ठीक है। तो प्लेसेंटल जो मैमल्स हैं और ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स में हमने कहा था क्या हो रहा है, पैरेलल जो इवोल्यूशन है वो यहाँ पर चल रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। कन्वर्जेंट इवोल्यूशन जो कि आपने पहले भी पढ़ा है, जिसमें आपने एनालॉगस ऑर्गन्स के बारे में बात की थी। आपने कहा there's a development of a similar adaptive functional structures in unrelated groups of organism. Examples are wings of insect, birds and bats. Spiny anterior and scaly anterior belong to different orders of class Mammalia. They have acquired similar adaptation for food. Example है like ants and termites and insects. तो इसके बारे में हमने पहले भी बात की है, कन्वर्जेंट इवोल्यूशन के बारे में। टॉपिक जो आपका नया आता है दैट इज एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। क्या क्या एविडेंस होता है एम्ब्रियोलॉजिकल, आपको इमेज दिखी जब आपने देखी होगी तो आपको समझ में आ गया है कि आपका जो एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस है वो सबसे पुख्ता सबूत आपके पास आता है। तो आपने कहा स्टडी ऑफ कंपैरेटिव एम्ब्रियोलॉजी शोज अ कॉमन पैटर्न ऑफ डेवलपमेंट। तो हमने कहा कि जब हमने इस इमेज को देखा तो हमने पाया कि अगर हम इनिशियल जो टाइम पीरियड में देखें तो जो एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर होता है वो ऑलमोस्ट यहाँ पे क्या होता है, सेम होता है। द प्रिंसिपल ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वर गिवन बाय अ वॉन बेयर। आपने कहा कि ये जो प्रिंसिपल दिया था ये किसने दिया था, वॉन बेयर ने दिया था। अर्नस्ट हैकेल propounded the theory of a recapitulations or biogenetic law, which state that an individual's organism in its development यानी कि ontogeny tends to repeat the stage passes through by its ancestors। ठीक है, इसमें क्या बोला कि अर्नस्ट हैकेल ने हमें बताया कि यहाँ पर जब एम्ब्रियोनल डेवलपमेंट होता है या एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, यानी कि जो एम्ब्रियो है उसका विकास जब हो रहा होता है तो वो उन सारी स्टेजेस से गुजरता है जो जैसा कि उनका जो एंसेस्टर था वो रहा होगा। जैसे हमने कहा हमारी बॉडी में चेंजेस हुए हैं, अब जैसे जैसे चेंजेस हुए हैं वैसे वैसे हमारा जो आकार, हमारी जो आकृति है, हमारे जो यहाँ पे एनाटमी या मॉर्फोलॉजी को हम देखेंगे तो चेंज हुई है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट तो हमें कहा यह है, आपने कहा इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इन इट्स डेवलपमेंट, जो भी कोई भी जो जीव है वो उसके डेवलपमेंट के दौरान टेंड टू रिपीट द स्टेजेस पास थ्रू बाय इट्स एंसेस्टर्स। आपने कहा वो हर उस स्टेज से गुजरता है जिससे कि उनके जो एंसेस्टर हैं वो यहाँ पे गुजरे होंगे, तो वो हर एक स्टेज को क्या करेगा, रिपीट करेगा। दैट इज ontogeny recapitulates phylogeny. This means that the life history of an animal reflects its evolutionary history। आपने कहा कि यहाँ पर जो लाइफ हिस्ट्री होती है
जो लाइफ हिस्ट्री है वो हमें बताती है इवोल्यूशनरी प्रोसेस को यहाँ पे बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग द लाइफ हिस्ट्री फ्रॉग्स, टैडपोल, लार्वा रिजेंबल फिशेज। आपने कहा कि जब किसी फ्रॉग का जब डेवलपमेंट होता है तो तुरंत फ्रॉग नहीं बनता। ये हम जानते हैं कि जब यहाँ पे फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हुआ है तो तुरंत आपको फ्रॉग नहीं मिलेगा। फ्रॉग कब मिलता है? जब यहाँ पे एडल्ट या मेच्योर हो जाता है। स्टार्ट होता है टैडपोल। आपने कहा जो टैडपोल है, जो टैडपोल स्टेज है वो किसे रिजेंबल करता है? फिशेस को करता है। द एंसेस्टर ऑफ एम्फीबिया, जो कि एम्फीबिया के क्या है? एंसेस्टर। एम्फीबिया कहाँ से इवॉल्व हुए हैं? फिशेस से हुए हैं। टैडपोल जो रिजेंबल हमें करवाता है वो किससे करवाता है? फिशेस से करवाता है। द प्रेजेंस ऑफ गिल्स क्लिफ्स in all vertebrates embryo including human provides a strong evidence in support of ऑर्गेनिक एवोल्यूशन। आपने कहा जो गिल्स होती हैं, जैसे अगर हम ह्यूमन के एम्ब्रियो को भी देखेंगे तो स्टार्टिंग के जो फेजेस होते हैं उसमें गिल्स पाई जाती है, जो हमें बताता है यहाँ पर कि इवोल्यूशनरी जो एविडेंस है वो हमें यहाँ पे मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए, हमारे पास यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल आते हैं फिशेस के, एम्फीबियन के, रेप्टाइल्स के, बर्ड्स के एंड मैमल्स के। ठीक है, अब यहाँ पर आप पहली लाइन को अगर देखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे फिशेस और एम्फीबिया। फिशेस और एम्फीबिया में आपको रेयर ही है कि कोई यहाँ पे जो चेंज है वो दिखेगा। देन आपके पास रेप्टाइल आता है, ठीक है, देन आपके पास बर्ड आते हैं और आपके पास मैमल्स आता है। तो स्लाइटली मैमल का जो एम्ब्रियो है उसमें स्लाइटली चेंज आपको दिखेगा, स्लाइटली। लेकिन आपने कहा कि अगर फर्स्ट एक बारी में अगर आप देखेंगे तो आपको कोई चेंज यहाँ पे नहीं दिखेगा। फिर आपको दिखा रखा है सेकंड जो स्टेप आपको दिखा रखी है, जिसमें आप फिश और एम्फीबिया को देखेंगे तो ये ऑलमोस्ट आपको सेम दिखेंगे, दिख रहे हैं सेम ऑलमोस्ट। और अगर हम देखेंगे रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल, ये आपको सेम दिखेंगे। अब आप देख रहे हैं कि बर्ड्स जो है वो मैमल्स की जैसे ही यहाँ पे क्या होने लग गई है? ग्रो होने लग गई है। क्लियर है इतना? थर्ड स्टेप पे आप देखेंगे फिशेस और एम्फीबिया को। आपने कहा ये क्या है? जो एम्फीबियंस होते हैं वो क्या है यहाँ पे? जैसे हमने कहा टैडपोल जो स्टेज यहाँ पर आ रखी है, आप इन दोनों में चेंज अगर आप देखेंगे तो बहुत मुश्किल से आपको चेंज दिखेगा, यानी कि ऑलमोस्ट आपको सिमिलर दिख रहे हैं। सिर्फ वैसे अगर रेप्टाइल्स और बर्ड्स को देखा जाए तो आपने कहा काफी हद तक ये सिमिलर हैं। वहीं अगर हम मैमल्स को देखा जाए तो अब जाकर अब थोड़ा सा मैमल्स में डिफरेंस को देख सकते हैं। तो हमने क्या बात की है यहाँ पे? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस जो होता है आपका सबसे सटीक एविडेंस मिलता है जो बताता है कि यहाँ पे क्या हुआ है? इवोल्यूशन हुआ है। क्योंकि जो डेवलपमेंटल स्टेजेस है उसमें जो इनिशियल स्टेजेस हैं वो कैसी है? सबके लिए सिमिलर यहाँ पर होती है। क्लियर है इतना? तो चलिए एक बार आप लोग यहाँ पर ये सारी चीजें नोट कर लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास आता है एंथ्रोपोजेनिक एविडेंस, ठीक है, जिसमें हमें बता रखा है एक्सेस यूज ऑफ अ हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड एक्सेट्रा हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ अ रेजिस्टेंट वैरायटी इन अ लेजर टाइम स्केल। तो हमने जैसे हम हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, जैसे कीटनाशक जो होते हैं या शाकनाशक जो होते हैं, उनका जब यूज किया जाता है तो आपने कहा कि ये क्या करेगा? हैज रिजल्टेड इन सिलेक्शन ऑफ रेजिस्टेंट वैरायटी। ये क्या करेगा? सेलेक्ट करेगा जो रेजिस्टेंट वैरायटी ही वहाँ पे जीवित रह पाएंगे। दिस इज ऑल्सो ट्रू फॉर माइक्रोब्स अगेंस्ट विच एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स हैव बीन यूज्ड। ऑल दीज एविडेंस टेल अस दैट द इवोल्यूशन इज अ stochastic process based on a chance event इन नेचर एंड चांस म्यूटेशन इन द ऑर्गेनिज्म। तो हमने कहा कि यहाँ पर ये जो इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं और ये जो आपने कहा कि आपके बायोलॉजिकल जो यहाँ पे इवेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल इवेंट्स यानी कि आपके जेनेटिक मटेरियल में जो चेंजेस होते हैं। तो हमने कहा चेंजेस बेसिकली दो टाइप के होते हैं। आपका जो यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ है, आपका जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें कोई चेंज हुआ है तो उसकी वजह से जो चेंज आपके पास आता है या जो इन्वायरमेंट की वजह से जो चेंज आता है वो यहाँ पे क्या देगा? इवोल्यूशन को जन्म देता है। तो ये काफ़ी सारे इवेंट्स या काफ़ी एविडेंस आते हैं जो हमें बताते हैं इवोल्यूशन यहाँ पर हुआ है। एक बार आप लोग सारी चीज़ें रीड कर लेंगे। ये जो आपका चैप्टर है क्योंकि थ्योरेटिकल ज़्यादा है तो एग्जाम्पल पे आप लोग ध्यान देंगे, एग्जाम्पल को अच्छे से यहाँ पे कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।